हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। राष्ट्रीय हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो आज मैंने सुबह में वीडियो अपलोड किया था। तो अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो जो घटना है, वो जो जो इवेंट है, जो जो न्यूज़ है ना, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। काफ़ी सारी न्यूज़ है फ्रेंड। चलिए शुरू ही करते हैं, पता चलेगा इसमें ही 5 मिनट चला गया। तो टाइम की बर्बादी व्यू और वॉच टाइम बढ़ाने से बेटर है कि काम किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा। ठीक है, कहाँ पे गए हैं प्रधानमंत्री? ये फरवरी 2024 का है, फैब 2024 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इंटरनेशनल करंट अफेयर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछे जाते एग्जामिनेशन में। तो ये जो गए थे संयुक्त अरब अमीरात और कतर, अब इस यात्रा के बारे में हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको हाईलाइट करके पढ़ाते जाऊंगी। ये जो गए थे संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर 13-14 फरवरी को गए थे, और कतर की यात्रा पर वो उसके बाद 14 और 15 फरवरी को गए थे। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री जो यूएई गए थे, यानी संयुक्त अरब अमीरात गए थे, ये इसके पहले कब गए थे? 1 दिसंबर 2023 को गए थे। और क्यों गए थे 1 दिसंबर 2023 को? COP28 का आयोजन हुआ था यूएई में, तो उसी में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ विजिट किए थे। अब आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बताना तो मैं जानती हूँ, बताना तो आपको बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं पूछ ही लेती हूँ। ठीक है, COP29 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सर पे है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 दिसंबर 2023 को गए थे संयुक्त अरब अमीरात। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल जायर अल नहयान, वो भारत कब आए थे? 9 से 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्यों गए थे? तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गए थे, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लेने के लिए गए थे। साथ में अबू धाबी में विशाल मंदिर का निर्माण भी हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी हाल फिलहाल के किसी स्टेट पीसीएस में। ये अबू धाबी याद रखिएगा, दुबई सर जहाँ पूछ देगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अबू धाबी में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। अब ये जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इतना ही एक लाइन पूछेगा कि कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये याद रखिएगा, दुबई में। चलिए इसके बारे में और भी फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, मतलब ये जो मीटिंग हुआ था ना, इसके मतलब यहाँ पे 10 समझौता हुआ था यूएई और भारत के बीच में। ठीक है, कितने समझौते हुए थे? 10 समझौते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि इस हस्ताक्षर जो संपन्न हुआ था, इसमें यूएई में भारतीय रुपए कार्ड एवं यूपीआई को स्वीकार किए जाने के लिए समझौता हुआ, और इसके बदले में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी एवं जैवान को भारत में स्वीकार किया जाएगा। अब आनी और जैवान क्या है? तो ये डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। इसको तूफान मत मार दीजिएगा, चक्रवात मत मार दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी और जैवान है, जो यूएई का है और भारत में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्र में भी आपको ये हुए थे, समझौते हुए थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जो सम्मेलन है ना, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, तो ये सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई में ही आयोजित होता है, जो सरकारों को भविष्य की चुनौतियों और इनके अनुभव को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, इससे पहले प्रधानमंत्री 2018 में इस सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस वर्ष का जो विश्व सरकार सम्मेलन था, ठीक है, इसका थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था भविष्य के सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। इस सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों में 10 राष्ट्रपति और 10 प्रधानमंत्री शामिल थे। टोटल 20 राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। तो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है ये
ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब अगला हम देखते हैं जो हिंदू मंदिर वहाँ बना हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी का यूएई की यात्रा में एक बड़ा कार्यक्रम था, ठीक है। पश्चिम एशिया में इससे बड़े मंदिर का निर्माण पश्चिम एशिया में इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा, जो दिल्ली में भी एक अक्षरधाम मंदिर है, उसी के तर्ज पर और उसी संस्था द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये जो अक्षरधाम मंदिर का जो मतलब ये है, ये वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे मंदिर इन्होंने बनवाया हुआ है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। अगर आपको भी दिल्ली जाते हैं तो विजिट कीजिएगा, वहाँ वाटर शो एग्जीबिशन देखिएगा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 27 एकड़ भूमि पे फैला है और 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में इस मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को मंत्रोच्चार के साथ किया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, अबू धाबी में, यही पूछेगा ही, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो बॉक्स में है इसको मैं पढ़ देती हूँ। भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहराते रिश्तों का यह परिणाम है कि यूएई अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा 7वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। अगर यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तो फर्स्ट और सेकंड कौन होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। पहला क्या पूछा है, कोप 29 का आयोजन, और दूसरा मैंने पूछा है कि अगर यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तो पहला और दूसरा कौन है, ठीक है। यूएई में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों की संख्या लगभग 35 लाख है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है। अब बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है। भारतीय मूल के लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्र यूएई के स्कूलों में पढ़ते हैं तथा शीघ्र ही भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का एक कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो भारतीय मूल के हैं, करीब 1.5 लाख हैं, ठीक है। भारत के आईआईटी दिल्ली का एक परिसर हाल ही में अबू धाबी में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2019 की यूएई यात्रा के दौरान उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद कहाँ का सम्मान है? यूएई का, याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे सम्मान मिले हैं। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। उसके बाद वो कतर गए, कतर में कुछ खास नहीं था, बस पास में है। अब मैप सीरीज में मैं एक बार ये जो है ना बीच वाला, इज़राइल, हमास और फिर क्या बोलते हैं, जितने भी पश्चिमी एशिया में जो आपको पर्शियन गल्फ और लाल सागर, फारस, मतलब इसके बीच में जितने कंट्री है मैं उसको मैपिंग में एक बार कवर करा दूँगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये भारत सीमा, ठीक है, भारत सीमा से रिलेटेड है। भारत म्यांमार, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब आप ये सोचेंगे कि मुक्त आवाजाही जो है ना, ये फ्री मूवमेंट रिजीम, ये क्या है? तो ये 2018 में लागू किया गया था। और ये क्या था कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक की आवाजाही की सुविधा दी गई थी, ठीक है। अब जब भारत म्यांमार का ये व्यवस्था समाप्त हुआ है तो इससे रिलेटेड आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स, म्यांमार जो है ना, म्यांमार से रिलेटेड कौन कौन से राज्य हैं? सबसे ऊपर होगा अरुणाचल प्रदेश, मैं इस पे लिखती हूँ। फिर होगा नागालैंड, याद रखिए फ्रेंड, 4 स्टेट हैं। फिर है आपका मणिपुर, और उसके बाद है मिजोरम यानी मिजो, ये 4 याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश सीरीज वाइज ही याद रखना है, सीरीज वाइज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे पूछ देता है, तो सीरीज वाइज याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों जो राज्य हैं भारत के, ये आपको म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और ये 16, ये जो फ्री ट्रेड रेजिम है ना, ये 16 किलोमीटर तक बिना वीज़ा के एक दूसरे की सीमा में आवागमन का परमिशन देता था। अब इसको स्थगित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सीमा का दुरुपयोग हो रहा था, ठीक है। नशीली पदार्थों की तस्करी का आरोप भी लग रहा था, इसलिए इसको क्लोज कर दिया गया। और कितनी सीमा मिलती है भारत म्यांमार की? तो
1643 यानी 1643 किलोमीटर सीमा भारत म्यांमार से साझा करता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अगले भ्रष्टाचार बोध सूचकांक BBI फ्रेंड्स, स्टार मार्क मैं बोल रही हूँ तो हो सके आप नोट कर लीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 93 स्थान पे है, 93 पोजीशन है भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये कौन जारी करता है? तो एक जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, और ये 2024 की रिपोर्ट है। 13 मानकों के आधार पर ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में रहता है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार का बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक माना जाता है। ठीक है, और सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। फ्रेंड्स उल्टा है, अगर यहाँ ज़्यादा सूचकांक का मान है यानी मैक्सिमम होता है कि 1 से हम रैंकिंग शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ अगर सूचकांक में अधिक मान है तो वो देश कम भ्रष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार देखिए बोल्ड लेटर में उसको मैं पढ़ देती हूँ। इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देशों को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि कम सूचकांक वाला देश अर्थात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश सबसे नीचे, यानी जिसका सूचकांक सबसे कम है वो ज़्यादा भ्रष्ट है और जिसका ज़्यादा है वो कम भ्रष्ट है। उल्टा रहेगा, याद रख लीजिएगा, सेंटेंस में पूछ देगा। अब वो वन लाइनर नहीं पूछ रहा है ABCD टिक करे, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ऐसे भी पढ़ने की आदत डालें। अब जो सबसे कम भ्रष्ट देश है ना, उसमें नंबर 1 पे कौन है? तो डेनमार्क है। याद रखिए कितना स्कोर मिला है? 90। देखिए बहुत सबसे ज़्यादा स्कोर है, तो ये सबसे कम भ्रष्ट देश है। सेकंड फिनलैंड और दूसरा न्यूजीलैंड। ये 3 है, याद रखना है, यही 3। नॉर्वे इसमें नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्वे 4 नंबर पे आ चुका है। यानी डेनमार्क DFNN, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ठीक है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश में, ठीक है, 180 सबसे नीचे है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश है सोमालिया, सबसे कम इसको ये मिला है, सूचकांक में सबसे कम मान मिला है, 11 मिला है। उसके बाद है सीरिया, उसके बाद दक्षिणी सूडान। ये 3 देश नीचे से याद रखिएगा, सोमालिया, सीरिया और दक्षिणी सूडान। ठीक है, सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश है, सीरिया सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे दक्षिणी सूडान। उसके बाद हम आते हैं पड़ोसी देश में, हमारा भारत है। तो भारत का क्या है? भारत का 93 रैंक है और स्कोर कितना है? 39। याद रखिएगा, रैंक है आपका 93 और स्कोर है 39, याद रखना है। अब और भी इसमें देख लेती हूँ, अगर कुछ इसमें होगा तो मैं आपको बता दूँगी। हो गया, बस इतना ही याद रखना है। भारत का रैंक कितना है? 93 है, स्कोर 39 है। अमेरिकी निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा। ओडिसियस क्या है? तो मून मिशन है। ठीक है, मून लैंडर है जो अमेरिका की निजी कंपनी ने मतलब इसमें इन्वेस्ट किया था, निजी कंपनी ने तैयार किया था, निजी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। अब है चंद्रमा की सतह पर जापान का मून लैंडर कौन है? स्लिम है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल फिलहाल के मैंने किसी स्टेट PCS या SSC के एग्जाम में देखा था। 19 जनवरी 2024 को ये जापान का स्लिम सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा पर। ठीक है, अब क्या है कि अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटूवेटिव मार्सिस को फरवरी 2024 में जब कंपनी द्वारा भेजे गए 6 पैरों वाले रोबोट लैंडर ओडिसियस को सफलता प्राप्त हुआ है। ठीक है, 23 फरवरी को प्रातः इंडियन टाइम है 4:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालपट A नामक क्रेटर पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। अब अमेरिका की जो निजी कंपनी है इंटूवेटिव मार्सिस, ये याद रखिएगा, ये BBI है, क्योंकि फर्स्ट कोई निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष में कुछ भी भेजने या अंतरिक्ष मिशन में अपना इन्वेस्टमेंट किया है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो ओडिसियस का प्रक्षेपण हुआ है ना, वो स्पेस एक्स के फॉल्कन, जो एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, उनके फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसको ये प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही इंटुइटिव मार्सिस चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी हो गई है। जो मैं बोल रही थी, VBI स्टार मार्क पूछेगा, यही सेंटेंस पूछ देगा आपको, क्या पहली कंपनी है। अब देखिए भारत के बारे में बोल रहा है। भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जबकि जापान का मून लैंडर स्लिम ने यह उपलब्धि 19 जनवरी 2024 को प्राप्त की थी। यानी 23 में भारत ने भेजा था और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। बस इतना ही है। अब ये देखेंगे, ये है हेलेनिक रिपब्लिक, ग्रीस का नाम है। वहाँ के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस का नाम है, इसके प्रधानमंत्री जो हैं किरियाकोस हैं मित्सोताकिस की भारत यात्रा। और ये क्यों आए हैं भारत यात्रा पे, तो ये रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं। ठीक है, अब ये क्यों अलग से दिया है, रायसीना में भी दे सकता था क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है इंटरनेशनल में रायसीना डायलॉग, इसलिए क्योंकि ये मैं बता देती हूँ यहाँ पे, किसी भी ग्रीस के प्रधानमंत्री 15 साल बाद भारत में विजिट किए हैं, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया गया, अलग से एक टॉपिक बना के ही दिया गया है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट होता है, देखिए यहाँ 15 वर्ष के अंतराल, ठीक है, या पश्चात ग्रीस के किसी राष्ट्र प्रमुख की भारत की यह यात्रा है। ठीक है, 2008 में ही आए थे, ठीक है, भारत की यात्रा पे। उसके बाद से ये आए हैं अभी 2024 में। चलिए आगे देख लेती हूँ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे समझौते हुए, जैसे समझौते में कारोबार एवं कामगारों की सुरक्षा और आगमन को बढ़ावा देने के लिए मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौता। ठीक है, फिर उसके बाद ऊर्जा, लॉजिस्टिक आदि के विस्तार के लिए मध्य पूर्व एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सहयोग समझौते हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को लेकर समझौता हुआ था। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, समुद्री सुरक्षा को लेके भी, शांति वार्ता को लेके भी इसमें चर्चा हुई थी। अब यहाँ पे इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले अगस्त 2023 में 40 वर्ष के अंतराल के पश्चात ग्रीस जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जबकि मित्सोताकिस 15 वर्षों के पश्चात भारत की यात्रा पर आने वाले ग्रीस के प्रधानमंत्री बने। अब देखिए कितना लंबा लंबा गैप है। ठीक है, हाल ही के समय में भारत एवं ग्रीस के बीच तेजी से बढ़ते संबंधों के पीछे तुर्की को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फैक्ट्स को देखते हैं। और ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी आया था फ्रेंड्स UAE का, और ये ग्रीस का भी आ गया, तो ये दोनों याद रखिएगा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ठीक है, चलिए देखिए ये आय क्यों थी, यहाँ दे भी रहा है। 21 फरवरी को 9वें रायसीना संवाद का शुभारंभ ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, थोड़ा इनका नाम ही है कि तोड़ के पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए। चलिए अगला हम देखते हैं, ये बस इतना ही याद रखना है। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब अल सल्वाडोर क्या है, मध्य अमेरिकी देश है, और ये राष्ट्रपति यहाँ के कौन नियुक्त हुए हैं, नायब बुकेले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखिएगा, इतना ही पूछेगा एग्जाम, आगे नहीं पढ़ना है इसमें। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ दिया स्टेट PCS में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे, कतर की यात्रा पे गए थे,
यूएई और कतर की यात्रा पे। तो उनकी यात्रा पे जाने से 3 दिन पूर्व कतर ने क्या किया है कि कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी को 11 फरवरी को रिहा किया है। ये जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, इन्हें जासूसी करने के आरोप में वहां मौत की सज़ा अक्टूबर 2023 में सुनाई गई थी। उनकी रिहाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व की गई है। तो ये क्या बोलते हैं, देश का नाम डायरेक्ट पूछा गया है कि किस देश ने ऐसा किया है, पूछा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, नायब बुकेले। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमेशा वार्ता होते रहता है और ये वार्ता 21वां दौर का है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पढ़ लीजिएगा एक बार मैप से कि तनाव की स्थिति की समाप्ति के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 21वीं वार्ता। बहुत सारे वार्ता होते रहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न। VVI मोस्ट VVI एकदम पूछना ही है, डबल ट्रिपल स्टार मार्क आप लगा लीजिए। अब ये जो हिंद महासागर सम्मेलन 2024 है ना, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है। ठीक है, इसका हम थीम देख लेते हैं, थीम क्या है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें नहीं देखेंगे, बस इसमें थीम देखते हैं। अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, ठीक है, अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम थी। ठीक है, मतलब थीम का मतलब है कि जो हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए चुनौतियां बन रही है, उसी पे वार्ता हुआ था। ठीक है, बस इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन 2016 में शुरू हुआ था और इससे पहले ये 2024 है। ऐसा पिछला 6ठा सम्मेलन, ये 7वां है, नंबर भी याद रखिएगा। 6ठा सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला है लोकतंत्र सूचकांक। इसके पहले आपने क्या याद किया था? भ्रष्टाचार सूचकांक, और ये लोकतंत्र सूचकांक है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना था? 93 था। और इसमें कितना है? लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41 है। ये कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लोकतंत्र सूचकांक का जो मतलब पैरामीटर होता है, वो 4 पैरामीटर मतलब 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब देखिए, लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान क्या है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे। ठीक है, सेकंड न्यूजीलैंड और थर्ड आइसलैंड। ये याद रखिएगा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। अब आगे हम देख लेते हैं, सबसे नीचे जो सबसे भ्रष्ट देश है वो है आपको लोकतंत्र में भ्रष्ट। ठीक है, अफगानिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया तो होना था, उत्तर कोरिया से भी खराब स्थिति अफगानिस्तान और म्यांमार की है, क्योंकि म्यांमार का तो आपको पता ही है कि तख्ता पलट होते रहता है। भारत का क्या है? 41 है और स्कोर क्या है यहाँ देखिए 7.18। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का यह सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है। 5 श्रेणी कौन सा है? चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। ये 5 आधारों पे, 5 आधार देख लीजिए, फिर से पढ़ देती हूँ। चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, इन 5 आधारों पे ये सूचकांक जारी किया जाता है। और जितने भी यहाँ पे मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ, ये सबसे लोकतंत्र शासन की स्थिति के अनुसार देशों की संख्या। अब किस टाइप का शासन व्यवस्था है उसके अनुसार तीन कैटेगरी में नहीं, 4 कैटेगरी में लोकतंत्र को बांटा गया है या शासन व्यवस्था को बांटा गया है। सबसे पहले पूर्ण लोकतंत्र। पूर्ण लोकतंत्र में देशों की संख्या कितनी है? 24। और कुल जनसंख्या कितना निवास करता है जहाँ पूर्ण लोकतंत्र है? तो 7.8।
दूसरा है दोषपूर्ण लोकतंत्र, इसमें 50 देश शामिल है और टोटल जनसंख्या का 37.6% वहाँ निवास करता है। भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है, ठीक है। संकर शासन, ठीक है, यानी मिश्रित, तो ये है 34 इसमें कंट्री शामिल है और यहाँ 15% जनसंख्या रहती है। सत्तावादी शासन यानी डिक्टेटरशिप, इसमें सर्वाधिक 59, ठीक है, कंट्री शामिल है और इसमें 39.4% जनसंख्या निवास करती है। फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे वर्ल्ड का आप देख रहे हैं, आप रियलिटी देखिए। सत्तावादी शासन 59 देश में और सर्वाधिक जनसंख्या यही निवास करती है। आप बहुत अच्छे हैं कि आप इंडिया जैसे देश में जन्म लिए हैं, ठीक है। यह अब इसमें आगे मैं इस सारी चीज़ों को नहीं पढ़ूंगी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का आपको याद है, भारत का कितना है, 41 रैंक। चलिए, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं अगले। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब तक रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेन कोनेन्गो के नाम, ठीक है। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, ये है ओलेग कोनेन्गो, ठीक है। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था, तो ये विश्व रिकॉर्ड रूस के ही थे, जेनेडी पडाल्का के नाम पे था, ठीक है। इन्होंने कुल 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकेंड तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड 2015 में बनाया था। उन्हीं के रिकॉर्ड को 2024 में ओलेग कोनेन्गो ने भंग किया है या रद्द किया है या हासिल किया है, जो भी आप बोलिए। ये है चित्र में आप देख रहे हैं, पिक्चर में, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण, ठीक है। धरती पर रहते हुए चिकित्सकों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण 10 फरवरी 2024 को किया। इसके लिए जो इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है मीरा, ठीक है, मीरा नाम दिया गया है। ये 2 पाउंड वजन का मीरा एक रोबोटिक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें 2 क्या बोलते हैं, मूवेबल पोंग लगे हुए हैं। मीरा रोबोट का विकास कई वर्षों के परिश्रम के प्रयास के पश्चात नासा के सहयोग से नेब्रांका, ठीक है, नेब्रांका लिंकन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सैन फेरिटर, देखिए इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा सही रहता है, सैन फेरिटर एवं उनकी टीम ने किया है। मीरा रोबोट की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक रोबोट की सर्जरी 10 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक की गई। मीरा का नियंत्रण धरती पर सर्जन की टीम ने किया था। मीरा याद रखिएगा, ठीक है, क्या है मीरा, याद रखिए। मीरा रोबोट के जरिए क्या सर्जरी का सफल परीक्षण किया गया है। अब 9वां रायसीना संवाद यहाँ पे दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये किसकी सहयोग से संपन्न होता है, विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 9वां रायसीना डायलॉग संपन्न हुआ है नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी को, ठीक है। और ये बहुदेशीय मीटिंग होता है जिसमें मल्टी मतलब आपको उद्योगपति फिर राष्ट्राध्यक्ष सब इसमें आपको शामिल होते हैं, ठीक है। अब रायसीना डायलॉग के बारे में मैं बता देती हूँ। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय एवं दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। संस्था का नाम पूछ देगा, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यह एक ऐसा बहुदेशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के, देखिए बहुदेशीय सम्मेलन आ गया, नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्च अधिकारी, राजनेता, पत्रकार, उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक ही मंच पर विचार रखते हैं, ठीक है। ये था, तो इस वर्ष का जो थीम था ना, इस वर्ष में मुख्य अतिथि कौन थे, तो वही ग्रीस या रिपब्लिक ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है, मित्सोताकिस ये आए थे। ये इसमें चीफ गेस्ट आए थे, मुख्य अतिथि थे और मुख्य प्रवक्ता भी थे। इस वर्ष सम्मेलन का थीम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क
थीम है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है, ये याद रखिए थीम हो गया। अब इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा था आपका इंटरनेशनल करेंट अफेयर जो अभी हमने कवर किया। कल मैं कवर करूँगी इसमें साइंस टेक और ठीक है, और आपको जो नियुक्तियाँ हैं पुरस्कार हैं ठीक है वो कवर करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक इस सीरीज़ को ज़रूर आप लोग देखिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, लापरवाही नहीं, कमर कस लीजिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।